नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के BA LLB ऑनर्स इकोनॉमिक्स 2017 के पेपर की। जो 2017 में जो पेपर आया था BA LLB ऑनर्स का, उसकी बात करेंगे कि उसका पैटर्न क्या था, उसमें कितने क्वेश्चन आते थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, और हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि BA LLB ऑनर्स के पेपर में आते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का और पेपर रहता है 2 घंटे का, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम भरना है, यहाँ अनुक्रमांक भरना है, यहाँ परीक्षा केंद्र भरना है, और फिर यहाँ पर निरीक्षक यानी सिग्नेचर ऑफ इन्विगेटर जो वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। फिर यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। प्रथम पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। डू नॉट ओपन द क्वेश्चन बुकलेट अनलिस यू आर आस्क्ड टू डू सो। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों को केवल दी गई एक OMR सीट दी जाएगी, यानी उत्तर पत्रक सीट पर ही हल करने हैं और प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR उत्तर पत्रक सीट को सावधानी पूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या एक से अधिक बार छप गए हों, तो उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो उसे तुरंत बदलें। देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न क्या है। क्योंकि ये पेपर है, जब मैंने BA LLB ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया था 2018 में, तब मैंने ये लाइब्रेरी से निकलवाया था, क्योंकि अब इस बार 2020 में कोविड-19 की वजह से लाइब्रेरी तो खुल रही है, लेकिन लाइब्रेरी में पेपर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार में फर्म का मांग वक्र क्षैतिज होती है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एकाधिकार, जो बाजार प्रणाली रहती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। उत्पाद कर, एक्सक्यूज ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। तो इसका आंसर है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर। ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि ये ऐसा कर लगाया जाता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता हो, इनडायरेक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी मांग बेरोजगार होती है। टेलीविजन, नमक, चॉकलेट, चीनी। तो इसका आंसर है नमक, क्योंकि नमक की जो खपत है वो कम रहती है, इस वजह से। एक फर्म हमेशा असामान्य लाभ कमाएगी जब सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, सीमांत आय एरो सीमांत लागत, सीमांत आय बराबर औसत आय एरो औसत लागत, औसत आय बराबर कीमत। तो इसका आंसर है सीमांत आय एरो सीमांत लागत। मेरी आपसे एक अपील है कि यदि मैं कुछ प्रश्नों के आंसर गलत बताता हूँ, तो जो भी प्रश्न के आंसर अगर मैं गलत बताऊँगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या है कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो आपसे निवेदन है कि अगर मैं कोई भी गलत आंसर बताता हूँ तो मुझे तुरंत कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थशास्त्री बताने हैं। धन से संबंधित परिभाषा किसने दी थी, तो वो एडम स्मिथ ने दी थी। और कल्याण पर आधारित परिभाषा किसने दी थी, तो वो दी थी SC पिंगू। और दुर्लभता से संबंधित परिभाषा किसने दी थी, पॉल सैम्यूलसन। और जो मार्शल हैं, इन्होंने
कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, ना कि मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा मानव व्यवहार का अध्ययन, ए मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समाजवाद के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए क्या सत्य नहीं है? इसमें बाजार स्वतंत्र होते हैं, इसमें केंद्रीय नियोजन होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में अनेक नियंत्रण होते हैं, पूंजी तथा भूमि पर राज्य का केंद्र होता है। तो इसका आंसर है इसमें स्वतंत्र बाजार होते हैं, मतलब कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें स्वतंत्र बाजार नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरा महंगा क्यों होता है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका जवाब सभी को पता होगा। इसमें चमक होती है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह दुर्लभ है, यह समृद्ध व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, यह समृद्ध व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि गरीब लोग तो ये हीरा को खरीद ही नहीं सकते, इसलिए हीरा महंगा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लागत उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ निरंतर बढ़ती है? औसत लागत, परिवर्तनशील सीमांत लागत, औसत स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। तो इसका आंसर है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील जो लागत होती है वह, जैसे कि उत्पादन बढ़ेगा तो उसके साथ लागत बढ़ेगी, तो यह परिवर्तनशील लागत होगी। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की कल्याण पर आधारित परिभाषा दी? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण पर आधारित परिभाषा दी है। और साथ में ही जो एससी पीगू ने उन्होंने भी कल्याण पर आधारित परिभाषा दी है। हमें लगता है कि ये प्रिंट में मिस्टेक हो गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, यदि मुद्रा की पूर्ति दोगुनी कर दी जाए तो फिशर समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य हो जाएगा दोगुना, आधा, अपरिवर्तित रहेगा, अपूर्व कथनीय। तो इसका आंसर है आधा, हेल्प्ड। देखते हैं अगला प्रश्न, जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में समान आनुपातिक परिवर्तन होता है तब मांग की लोच होगी। इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य। इकाई मतलब इकाई के बराबर। तो इसका आंसर है इकाई के बराबर। देखते हैं अगला प्रश्न, एकाधिकार की दशा में औसत आय यानी AR वक्र होता है, एवरेज रेवेन्यू। तो गिरता हुआ ढाल, ऊपर उठता हुआ ढाल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। तो इसका आंसर है गिरता हुआ ढाल, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार, ब्याज दर तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित हुआ 1929 में, 1933 में, 1936 में, 1939 में। तो इसका आंसर है 1936। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू इशू ऑफ करेंसी, टू ऑफर लोन, टू क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका आंसर क्या है? टू इशू ऑफ करेंसी, मतलब मुद्रा निर्गमन करना। यानी जो व्यापारिक बैंक रहते हैं वो पैसे नहीं बनाते हैं। पैसे बनाने का काम यानी रिजर्व बैंक का होता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई। और रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो उसका कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो उसका आंसर है क्या? शशिकांत दास। रिजर्व बैंक का गवर्नर कितने साल के लिए बनता है? तो वह 3 साल के लिए बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुलक
बराबर होता है। मोड ऑफ इज इक्वल टू 3 मध्यिका डैश 2 माध्य, 2 मध्यिका डैश 3 माध्य, 4 मध्यिका डैश 3 माध्य, 3 मध्यिका डैश 4 माध्य। देखिए इसका आंसर मुझे भी पता नहीं है, मैंने बहुत ही ढूंढा, लेकिन यदि इसका आंसर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। जो ये क्वेश्चन है, ये अब 21 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो भूगोल से संबंधित हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा, इसका आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। देखते हैं अगला प्रश्न। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। कितने महासागर हैं तो सबको पता होगा। किसे संसार की छत कहते हैं? K2 यानी काकाकोरम पहाड़ियाँ और काकाकोरम श्रेणी। इसका K2 का मतलब है कंचनजंगा। काकाकोरम श्रेणी, कनलुन श्रेणी, पामीर की पठार। तो इसका आंसर है पामीर की पठार। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? गंगा, कोसी, गंडक, दामोदर। तो इसका आंसर है गंडक। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो 10, 5, 3, 4। तो इसका आंसर है 3। और 3 कौन कौन से प्रकार की होती हैं? एक आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक, और दूसरा है क्या? अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंटरी रॉक, और तीसरी है कार्यांतरित चट्टान यानी मेटामोर्फिक रॉक। और इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो इसका आंसर क्या है? नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर सीधी गुजरात होकर अरब सागर में मिलती है, यानी ये पश्चिम की ओर बहती है उत्तर से। और बाकी की ये जो नदियां हैं ताप्ती, गंगा, यमुना, ये जो दक्षिण की तरफ मतलब उत्तर की तरफ बहती हैं, सॉरी पूर्व की तरफ बहती हैं, उत्तर दिशा की तरफ से। देखते हैं अगला प्रश्न। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? किस नदी पर बना है? सतलज नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, नर्मदा। तो इसका आंसर है सतलज नदी, सतलुज। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, मासनराम, गुवाहाटी। तो इसका आंसर है मासनराम। मासनराम जो स्थान है वह कहाँ पाया जाता है? तो वह मणिपुर में। और यदि प्रश्न ये आए कि किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है तो उसका आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धूपगढ़, मकालू, K2 यानी कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है। हाईएस्ट आयरन और प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज? मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, ओडिशा। तो इसका आंसर है ओडिशा। उड़ीसा में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका पूरा नाम है कान्हा किसली। तो ये मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में
स्थित है? तो इसका आंसर है मंडला। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह शेर के लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 33वें नंबर का। निम्न में से कौन भौतिक वातावरण से संबंधित है? नगर, शिक्षा, उद्योग, जलवायु। तो इसका आंसर है जलवायु। जलवायु यानी क्लीमेट्स। देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन है? मेंढक, टिड्डा, सांप, घास। तो इसका आंसर है टिड्डा। ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है लगता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना। 2011 में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा नगर कौन सा है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो नगरों में है। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। देखते हैं अगला प्रश्न। द लिटरेसी रेट 2011 ऑफ इंडिया इज। भारत की साक्षरता दर 2011 में है 64%, 60%, 65%, 74%। तो इसका आंसर है 74%। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है केरल। और भारत के किस राज्य में सबसे कम है? तो इसका आंसर है बिहार। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का किस देशांश रेखा से समय निर्धारित है? 85 अक्षांश पूर्व, 100 अक्षांश पूर्व, और 75 अक्षांश पूर्व, और 82 अक्षांश 30 पूर्व। तो इसका आंसर है 82 अक्षांश 30 पूर्व, ईस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मतलब सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? तो इसका आंसर क्या है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है यह भारत के सबसे पूर्व हिस्सा है। पूर्व में सबसे ज़्यादा पूर्व का हिस्सा है। और यदि प्रश्न आता है कि भारत का सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज टर्म ऑफ एरिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। और यदि सब ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ये है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो है सिक्किम। देखते हैं अगला प्रश्न। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक महासागर मार्ग, हिंद महासागर मार्ग, प्रशांत महासागर मार्ग। तो इसका आंसर है हिंद महासागर मार्ग। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थान पर बंदरगाह गोदी अवशेष प्राप्त हुए? सुत, कांगनेडोर, धौलावीरा, बनावली, लोथल। तो फिर लोथल इसका आंसर है। लोथल। लोथल से बंदरगाह के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के समुद्री तट पर। गौतम बुद्ध द्वारा बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं? महापरिनिर्वाण, महासंबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, और महाभिनिष्क्रमण। तो इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। क्योंकि महाभिनिष्क्रमण को ज्ञान प्राप्ति कहा गया। और महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि मतलब संसार त्याग देना, मतलब ऐसे नहीं, मृत्यु हो जाना यानी मिट्टी में समा जाना।
और धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्म बदलना। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। काशी निम्नलिखित मत के उपासकों का प्रमुख केंद्र है। वैष्णव, शाक्त, शैव, निर्गुण धारा। तो इसका आंसर है शैव, क्योंकि काशी बनारस है जो वह शंकर जी यानी शैव धर्म के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वेद चरक निम्नलिखित के काल में हुए थे। वसुमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, कनिष्क। तो इसका आंसर है कनिष्क। ये अब नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? 1191, 1192, 1193, 1194। तो इसका आंसर है 1191। यदि प्रश्न ये आता है कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखते हैं अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को लागू करने वाले प्रमुख अधिकारी थे। शहनाई मंडी, कारकुन, बरीद, मुनहियांस। तो इसका आंसर है शहनाई मंडी। देखते हैं अगला प्रश्न। अजमेर में निम्नलिखित सूफी धारा की प्रसिद्ध दरगाह है। सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी, चिश्ती। तो इसका आंसर है चिश्ती। जो दरगाह है सूफी धारा की उसका नाम है चिश्ती, ये अजमेर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। शाहजहां के काल में बुंदेलखंड के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित ने किया था। वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह, विक्रमजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जुझार सिंह। जुझार सिंह ने शाहजहां के काल में बुंदेलखंड के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। किस लेखक ने दुर्गादास को राठौरों का यूलिसेस यानी यूनान का महान योद्धा लिखा है? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है सर देसाई, कर्नल टोंड, सर जदुनाथ सरकार, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर का जन्म इस स्थान पर हुआ था। अमरकोट, राजकोट, काबुल, कांधार। तो इसका आंसर है अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? ये अमरकोट अफगानिस्तान में है। अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। और हुमायूं के पिता का नाम बाबर। ठीक है, सर्वप्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। निम्नलिखित गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। बेंटिंग के कार्यकाल के समय सती प्रथा पर रोक लगी थी। सती प्रथा पर रोक किस सन में लगी थी? तो इसका आंसर है 1833। 1833 में सती प्रथा पर रोक लगी थी। ठीक है, और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिंग।